गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? एम आई ऑडिबल? प्लीज एक बार वॉइस चेक करके बताओ बच्चों। क्या मेरी आवाज क्लियर है? कुश लव फिजिक्स, बेटा जय भारत। प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, क्या मेरी आवाज ऑडिबल है सबको? ओके, चलो, आवाज क्लियर है। आज अपन आगे बढ़ता है। आज का टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो 11th स्टैंडर्ड का अपना लॉज ऑफ मोशन है, उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एज यूजुअल अपन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट होते ही है, प्लस अपन ये कोशिश करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स जो है लॉज ऑफ मोशन के वो भी डिस्कस हो जाए, जिसकी वजह से सिमिलर क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम moves along x-axis with this speed. We have to find force acting on object. जो वेलोसिटी है दैट इज 4√x, और हमें क्या निकालना है, फोर्स इस पे कितना लगेगा। तो अब देखो, फोर्स की फॉर्मूला होती है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब हुआ 0.5 kg। हमें क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, एक्सीलरेशन इज v dv बाई dx। सर ये फॉर्मूला क्यों यूज करा, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, इसलिए हमने a इज इक्वल टू v dv बाई dx करा। वेलोसिटी जो है वो है 4√x, और यहाँ से डिफरेंशिएशन 4√x का डिफरेंशिएशन 4 जो है वो एज इट इज x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 x की पावर -1/2। ये +1/2 -1/2 कैंसल, 4 इंटू 4 16/2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमें कितना मिला, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें तो निकालना है फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज 0.5, एक्सीलरेशन इज 8, force is 4 Newton, option D. So correct answer is 4 Newton. Push love for physics, D answer. Very good बेटा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट आंसर जो तुमने दिया है सही दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से कुछ बेटा तुम जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तभी असली फायदा होगा। सिर्फ देखते रहने से कोई फायदा नहीं होता, देखते रहने से बस चीजें पता चलेगी। अगर चीजों को लंबे टाइम तक याद करना है तो आपको खुद को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2. तो एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, कितने एंगल पे दिया है, 60 डिग्री पे दिया है, बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन g/2 एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी क्या होगा, देखो ये हो गया mg, ये हो गया 60 डिग्री, mg का ये कंपोनेंट mg cos 60, ये कंपोनेंट हो गया mg sin 60। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो f। फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो इस तरीके से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू n, यहां से होगा ये नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा, mg cos थीटा के जितना। तो ये म्यू n को लिखेंगे mg cos 60। अब ये g/2 एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ये जो आगे नीचे स्लिप हो रहा है वो कितने एक्सीलरेशन से हो रहा है, g/2। अब हमारे पास फॉर्मूला है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स ये नीचे जा रहा है, कितने फोर्स से, mg sin 60। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg cos 60। तो नेट फोर्स होगा
mg sin 60 minus mu mg cos 60 is equal to ma। मास से मास कैंसिल, g जो है वो है कॉमन, ये होगा sin 60 minus mu into cos 60। एक्सीलरेशन इज g by 2, g से g कैंसिल, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये भी 1/2, 2 2 2 कैंसिल, म्यू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √3 - 1। आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर से कुछ ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। A length of a light string is 1.4 meter while the tension in it is 5 न्यूटन। एक स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन कितना है बच्चों, 5 न्यूटन, और लेंथ हमें दी है 1.4 मीटर। When tension increases to 7 Newton, the length of a string is 1.56 meter. We have to find the original length of a string. अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेंथ है। जब 5 न्यूटन टेंशन है इसमें, तब लेंथ कितनी है, 1.4 मीटर। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है वो एक तरीके से इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्स होता है F is equal to kx। अब फोर्स टेंशन कितना है 5, x जो होता है वो आपकी नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंशन। अब यहाँ पे टोटल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, जो टोटल लेंथ है माइनस नेचुरल लेंथ करने पर हमें एक्सटेंशन मिलेगा। तो एक्सटेंशन इसमें कितना है 1.4, सॉरी एक्सटेंशन टोटल लेंथ जो है वो है 1.4, एक्चुअल लेंथ जो है वो है L0। और अगर टेंशन बढ़ के कितना हो गया 7, तो ये फिर से न्यू लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ। अब इनको डिवाइड कर दो, 7/5, के से के कैंसिल हो गया, L डैश माइनस L0, L माइनस L0, 7/5। L डैश न्यू लेंथ जो है वो है कितनी आपको मिली, 1.56 माइनस L0 अपॉन 1.4/L। यहां से सिंप्लीफाई करोगे L0, दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो हमें मिल जाए। तो एक्चुअल लेंथ के लिए हमें अब यहां से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो यहाँ पे वही है, सेम चीज है, सिंप्लीफाई करोगे L0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मीटर। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग विल बी 1 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। ये जो डेरिवेशन है वो डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया है देखो, a car of mass n moves on a bank road having a radius r। पहले तो ये बताओ बैंक रोड का मतलब क्या हुआ, ऐसा रोड जो किसी एंगल पर, एक होता है लेवल रोड, एक होता है बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब है किसी थीटा एंगल पे ये रोड है, तो रोड पूरा इस तरीके से एंगल पे, बैंकिंग एंगल जो है वो है थीटा। टू अवॉइड स्लिपिंग फ्रॉम द बैंक रोड, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ कार इज v0। अगर ऐसे रोड पर आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो कितनी दी है बच्चों, v0 के जितनी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन व्हील्स एंड कार। जो कार के व्हील्स है एंड रोड, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू। तो हमें म्यू की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला है, maximum safe speed on a bank road is under root rg mu s plus tan theta upon 1 minus mu s tan theta। स्क्वायर कर दो, v square is equal to rg mu s plus tan theta upon 1 minus म्यू एस टेन थीटा। इसे मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस म्यू एस इंटू वी स्क्वायर टेन थीटा
is equal to Rg into mu s plus Rg tan थीटा। आपको चाहिए mu s की वैल्यू, तो mu s को एक साथ ले लो, ये mu s और ये mu s दोनों एक साथ, ये यहाँ पे v स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा आर जी mu s प्लस mu s इंटू वी स्क्वायर टेन थीटा। अब इसमें से mu s कॉमन, क्या बचा आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ये नीचे ले लो, तो यहां से आपको म्यू एस मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा। ये ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, पर ये जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा। ये कौन सी इक्वेशन है? मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑन अ बैंक रोड, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड की फॉर्मूला है, वहां से हमने इसी को सिंप्लीफाई करा है, और हमें आंसर जो मिलेगा वो वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा, ये शायद लग रहा है ऑप्शन सी, वी स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा आर जी प्लस वी स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो सिंप्लीफाई करके अपन कर सकते हैं। जय चामुंडा, बेटा क्या आंसर दिया है? ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। चल आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है, इसमें भी आपको चीजें सोचनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंख बंद के क्वेश्चन करोगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले जो भी क्वेश्चन है उसको देखो आराम से, इसमें क्या कहा गया है, क्या करना है। A massless spring gets elongated by amount x1 under a tension of 5 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन टेंशन अप्लाई करा है तो elongation is x1, तो हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to Kx elongation x2 under a tension of 7 न्यूटन। अगर टेंशन 7 न्यूटन है तो elongation is x2। तो हमसे पूछा है फॉर द इलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2 टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी। अगर हमारा इलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2 है तो फिर फोर्स या फिर टेंशन कितना होगा? अब देखो x1 को क्या लिखोगे 5/k, x2 को क्या लिखोगे 7/k, सिंप्लीफाई करो 25 डिवाइड बाई के माइनस 14 डिवाइड बाई के एलसीएम ले लो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 25 माइनस 14 11 न्यूटन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बेटा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी। देख लेते हैं किसने सही बताया। बहुत बढ़िया, कुश का आंसर सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सवाल सॉल्व करते रहोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी चीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अ लाइट अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग आपको दिया है। A light unstretchable string is passing over a smooth pulley. It connects the two blocks of masses m1 and m2. तो एक पुली है जिसके दोनों साइड पे मास है m1 एंड m2। If the acceleration of system is g/8, अब इसमें से कोई भी एक हैवी मान लो, कोई एक लाइट मान लो, मैं m2 को हैवी मान लेता हूं, तो m2 जो है वो नीचे जा रहा है, m1 जो है वो है ऊपर जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है? m2 और m1 का रेशियो निकाल। अब सबसे पहले क्या करेंगे? एफबीडी बनाओ, ये होगा m2g, ये होगा टेंशन t, ये होगा m1g, ये होगा टेंशन t। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? m2 के लिए इक्वेशन m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे
टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1, टी से टी कैंसिल हो गया, तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सिलरेशन जो है वो है आपका g/8। ये जी और जी कैंसिल, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 8m2 माइनस 8m1 इज m1 प्लस m2, m2 यहाँ पे 7m2, m1 यहाँ पे 9m1, तो रेशियो ऑफ m2 बाई m1, m2 बाई m1 का रेशियो क्या होगा 9:7, ऑप्शन डी। तो इसमें जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, चल आगे बढ़ते। कितने लोगों ने सही आंसर बताया? खुश बेटा, आंसर क्या आ रहा है प्लीज कमेंट करते रहना। जो भी कैलकुलेशंस आप कर रहे हो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। कुश का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, सही है, वेरी गुड बेटा कुश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times time to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identically perfectly smooth 45 inclined plane। अब यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब सर इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या होगा? देखो, आपको यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है जिसका एंगल जो है वो है 45 डिग्री। अब एक इंक्लाइंड प्लेन जो है वो स्मूथ है और एक इंक्लाइंड प्लेन जो है वो रफ है। तो हमसे अब सीधी सी बात है, जो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है उसमें जल्दी आएगा ब्लॉक ऊपर से नीचे, रफ वाले में टाइम ज्यादा लगेगा। तो उन्होंने ये कहा है इट टेक्स टू स्लाइड डाउन एंड बाय इट टेक्स एन टाइम्स। तो रफ में टाइम ज्यादा लगेगा, स्मूथ के कंपेयर में एन टाइम्स ज्यादा लगेगा। तो हमें ये निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, वाई डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये यहां से यहां पे आ रहा है ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम क्या लिखेंगे 2s अपॉन ए अंडर रूट 2s बाई ए। तो रफ में भी टाइम जो लगेगा वो होगा 2s बाई ए, स्मूथ में भी जो टाइम लगेगा वो भी होगा 2s बाई ए। दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, 2 कैंसिल, स्क्वायर कर दो। 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई ए। ये रफ की जब बात कर रहे हैं तब का एक्सेलरेशन, ये स्मूथ की जब बात कर रहे हैं तब का एक्सेलरेशन। जब सरफेस स्मूथ है तब एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा। जब सरफेस स्मूथ है तब एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। जब सरफेस रफ है तब होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब ये कैसे पता चला रफ सरफेस का एक्सेलरेशन? तो बेटा रफ सरफेस का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक तो आपका ये एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, और एक ये होगा फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एन, एन को लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, मास को हटा दो तो नेट एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो मैंने वही लिखा है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब यहां से जी की वैल्यू हो गई कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 45, तो ये होगा 1 अपॉन थीटा की वैल्यू है 45 साइन 45 माइनस म्यू कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी 45, एन स्क्वायर बाई साइन 45, एन स्क्वायर बाई साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट टू, कॉस 45 की 1 बाई रूट टू, ये 1 बाई रूट टू वैल्यू कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई म्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर।
1/n² इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/n²। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका 1 माइनस 1/n²। चेक कर लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 माइनस 1/n², 1 माइनस 1/n²। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है देखो ध्यान से। कार, अच्छा, अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे कहते हैं हलवा क्वेश्चन। हलवा जैसे मीठा लगता है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसको देख के ऐसा मन करता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। क्या दिया है? A car of 800 kg taking a turn on a bank road of radius 300 meter, banking at an angle 30. Coefficient of static friction is 0.2. Maximum speed with which car can negotiate. अब याद करो, दो तीन क्वेश्चन पहले ही मैंने मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑन अ बैंकिंग ऑफ रोड बताया था। मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो। सारी रेडियस है, रेडियस कितनी है? 300 मीटर। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जितनी भी वैल्यूज है बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना है। इतना सिंपल फॉर्मूला जो आप तुमको 4 मार्क्स दे सकता है। तो ये तो हमें सारे फॉर्मूला शीट बना के आगे बढ़ना चाहिए। एक शीट बना लो फॉर्मूला की, जिसमें इस तरीके के जितने भी फॉर्मूला, जो आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा सेशन अटेंड कर लो, उसमें जितने जितने फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो सारे फॉर्मूलाज नोट कर, बस खत्म। यही करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a body of weight 200 newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg। तो एक ये चेन है जिसका मास कितना है? 10 kg। द ब्रांच pulls the chain by a force equal to। अब यहाँ पे ट्री ब्रांच है, ये चेन है और यहाँ पे एक मास सस्पेंड करा है, कितना है? 200 न्यूटन। तो ये 200 न्यूटन, ऊपर कितना है? 10 केजी। तो टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 100 दैट इज 300 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा। ये जो 300 न्यूटन फोर्स है वो कौन लगा रहा है? ट्री ब्रांचेस। तो ट्री ब्रांचेस ने नेट फोर्स कितना लगाया होगा? 300। तो बहुत ही सिंपल है, करेक्ट आंसर इज 300 न्यूटन। आगे बढ़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सी ऑप्शन सही है बेटा। कुछ बेटा आंसर तुमने जो बताया ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, इसी तरीके से सबको आंसर्स बताना है। सबके आंसर्स मैं देख रहा हूं। अगर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। चलो नेक्स्ट, a light string is passing over a smooth light pulley connecting a two block of masses m1 and m2 where m2 is greater than m1, acceleration of system is g by root 2। अब देखो जब पुली के केस की बात कर रहे हैं अपन, इस तरीके से ये पुली है, यहाँ पे है मास m1, यहाँ पे है मास m2। क्वेश्चन में मेंशन्ड है m2 इज ग्रेटर देन m1। इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये आप सबको पता होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली होती है m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब पुली के केस की बात अपन कर रहे हैं तब एक्सीलरेशन जो है वो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको बस ये याद करना है। बस कौन सी कंडीशन में याद करना है? जब पुली दी है, पुली के दोनों साइड पे मासेस है m1 m2, उस केस में नेट एक्सीलरेशन होता है आपका m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन जो है वो है g बाई रूट 2। ये m2g माइनस m1g
अपॉन m1 प्लस m2। जी कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m1 प्लस m2 ये होगा √2m2, ये होगा √2m1। m1 एक साथ, m2 एक साथ, ये यहां पे ले लो, m1 प्लस √2m1 √2m2 माइनस m2। अब देख लो, m1 कॉमन 1 प्लस √2, m2 कॉमन √2 माइनस 1। So ratio for m1 and m2 is √2 minus 1 upon √2 plus 1. √2 minus 1 upon √2 plus 1. Answer option B. Very good. कुश ने कमेंट करा है, सर टुडे आई हैव डन अ डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एट होम। बहुत ही सही है बेटा, अच्छी चीज है। फिजिक्स अगर आपको सही लग रही है तो खुद से भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और उससे आपको और फिजिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इसमें भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सही है बेटा कुश, कुछ सारे आंसर तुम सही बता रहे हो, बस इसी तरीके से करते जाओ, डेफिनेटली तुम अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ हैवी बॉक्स ऑफ मास, a heavy box of mass 50 kg is moving on a horizontal surface. Coefficient of kinetic friction between box and horizontal surface is 0.3. तो आपको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे बनानी है। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 50 केजी। ये ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है 0.3। तो हमें क्या निकालना है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये तो सर बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया। अब यकीन मानो ये जो है वो जेई मींस का पीवाईक्यू है, मतलब ये जेई मींस की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, आपको बस ये बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.3। नॉर्मल फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये जो होगा वो होगा 50 जी, नॉर्मल जो होगा वो ऊपर, नॉर्मल की वैल्यू जो है वो है 50 जी के जितनी, ये है 50 इंटू जी। 0.3 इंटू 50 इंटू जी की वैल्यू 3, 10 पुट कर दो, 3 इंटू 50 दैट इज 150 न्यूटन। अब यहाँ पे हो सकता है जी की वैल्यू आपको 9.8 पुट करनी होगी, तो मेरा जो आंसर होगा वो 150 के आसपास, 150 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आंसर इज 147। तो इसमें करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर जो है वो है 147। सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, कुछ तुमने कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर करी होगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 147। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो बेटा आपकी एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन है, अगर और ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू भी है। मतलब अगर जो ढंग से एनसीईआरटी पढ़ रहा है, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली फायदा होगा। फिजिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, बस आपको क्या करना है, जितने इलस्ट्रेशंस दिए है, जितने एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस दिए, वो सारे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर। फिजिक्स में कभी ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया वो क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लो, एंड जो एनसीईआरटी के जितने भी इलस्ट्रेशंस वगैरह है उन चीजों को अच्छी तरीके से कवर कर लो। ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, a wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor। तो ये एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जिसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of a block, एक आयरन सिलेंडर जिसका मास दिया है 25 kg, this iron cylinder is placed on top of a block।
इस आयरन को हमने इस ब्लॉक के ऊपर रख दिया. The floor yields the block and cylinder together go down with an acceleration of 0.1. तो ये पूरी सिस्टम नीचे जा रही है विथ एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें क्या निकालना है? द एक्शन फोर्स ऑफ सिस्टम ऑन अ फ्लोर. तो हमें रिएक्शन फोर्स कितना होगा वो निकालना. तो इस फ्लोर ने इसके ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स निकाला लगाया ये निकालना. एफबीडी ड्रॉ करो. 25 और 5 कितना हो गया? 30G. पूरी सिस्टम कहां जा रही है? नीचे जा रही है. अगर पूरी सिस्टम नीचे जा रही है मतलब नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. नेट डाउनवर्ड फोर्स अपन लिखेंगे 30G माइनस n इज इक्वल टू 30 इंटू ए. ये हो गया 300 माइनस ए इज इक्वल टू 3. तो नॉर्मल जो होगा वो होगा 297 न्यूटन. ऑप्शन डी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. हाँ बेटा, कुछ लास्ट क्वेश्चन में तुमने शायद कोई गलती कर दी. इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. इसमें द करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 297. ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो. यस, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन डी. Two kg brick is begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 degree with respect to horizontal. ये एक inclined plane है. This inclined plane is at an angle of 45 degree with horizontal. Coefficient of static friction between the surfaces. इन surfaces के बीच में जो friction coefficient है वो friction coefficient कितना है वो हमें निकालना. यहाँ पे क्या लिखा है? बिगिंस टू स्लाइड ओवर, मतलब जस्ट स्लाइड होने की शुरुआत हो रही है. देखो ध्यान से, कहने का मतलब इनका क्या है. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. यहाँ पे एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा हुआ. ये ब्लॉक जो है वो जस्ट स्लाइड होने की शुरुआत कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसका अगर अपन एफबीडी ड्रॉ करें तो ये है आपका mg. ये है थीटा तो ये भी थीटा. mg का ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा. इस पे एक और फोर्स होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस तरीके से. अब ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके नीचे जा रहा है तो ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने ये कहा है कि ये ब्लॉक जो स्लाइड होने की जस्ट शुरुआत कर रहा है. इसका मतलब है जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो फोर्स है ये जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन से जस्ट ज्यादा है. या फिर ये कह दो कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg sin थीटा की वैल्यू सेम हो रही है तभी ये जस्ट स्लाइड होने की शुरुआत करेगा. तो आपके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू एन. नॉर्मल फोर्स कितना है? mg cos थीटा. अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो है सेम, FL और ये mg sin थीटा. FL की वैल्यू है म्यू एस इंटू mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा. mg से mg कैंसल तो म्यू एस हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज tan थीटा. थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. सॉरी, मैं क्या दिया है? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. tan 45 दैट इज 1. म्यू की वैल्यू जो है वो है 1. म्यू की वैल्यू 1 है, मतलब आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. यस बेटा, कुछ फिर से तुमने सही आंसर दिया. ऑप्शन डी 1 न्यूटन करेक्ट आंसर है.
वेरी गुड, इसी तरीके से बेटा करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, चलो। अरे यार, फिर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस F1 एंड F2। तो एक बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहा है, F1 एंड F2, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो फिर एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालना है। अब हम सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, माँ एफ इक्वल टू एम एम, एम ए मतलब माँ, एफ मतलब फादर, फादर और मदर ऑलवेज इक्वल होता है। उसी से ये इक्वेशन अपन याद कर सकते हैं। फोर्स कितना है इन दोनों का, नेट फोर्स। नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, F1 और F2 को ऐड करो, 5 आई कैप 3 आई कैप दैट इज 8 आई कैप, 8 जे कैप माइनस 4 जे कैप, 4 जे कैप, 7 के कैप माइनस 3 के कैप, 4 के कैप। मास कितना है, 4 के जी, एक्सेलरेशन है, इसको डिवाइड कर दो, 8 बाई 4 2 आई कैप, 4 बाई 4 4 बाई 4, एक्सेलरेशन इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। तो ये हलवा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे जेई वाले आप पे मेहरबान हो गए, इसी क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स दे रहे हैं। यस बेटा, कुछ सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस। अच्छा, क्रिकेट का क्वेश्चन है। अब क्रिकेट, अब देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। क्रिकेट की बात करो, फुटबॉल की बात करो, हॉकी की बात करो, कोई भी स्पोर्ट्स की बात करो, सब स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं फिजिक्स या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। अब ये भी एक सिंपल सा क्रिकेट का क्वेश्चन है। क्या दिया है, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम, 120 ग्राम का मतलब है 0.12 kg with a speed of 25 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, 0.1 second में कैच कंप्लीट हो गया, मतलब कैच आ रहा है, हाथ में जब बॉल आया तब उसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड, एंड जो कंप्लीट हो गया कैच, मतलब अब बॉल जो है वो रेस्ट पे है। ये पूरी प्रोसेस वेलोसिटी 25 से जो जीरो हो गई, वो कितने टाइम में हो गई, इन 0.1 सेकेंड। तो मैं क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन अ हैंड ऑफ अ प्लेयर। बॉल ने प्लेयर के हैंड पे कितना फोर्स अप्लाई करा। देखो, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। मास कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25, टाइम जो है वो है 0.1, मास है 0.12, ये हो गया 25। मैग्नीट्यूड ले लो, ये नेगेटिव का आप मैग्नीट्यूड ले लो, डिवाइड बाई 0.1, तो ये होगा 1.2 इंटू 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन के आसपास। करेक्ट आंसर होना चाहिए 30 न्यूटन। फोर्स कितना अप्लाई होगा, सही है बेटा, कुछ 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन है वो, इसमें बहुत सारी चीजें वेरिएशन करके भी पूछते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। ये पिछले साल भी पूछा गया है, उससे अगले साल भी पूछा गया है, वैल्यूज भी इसमें पुट करके, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ कभी कभी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क। ये जो एक डिस्क है, उसमें हमने कॉइन को रखा हुआ है।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क इज म्यू। तो यहाँ पे हमने एक कॉइन को रखा है और ये हमारी डिस्क है। कॉइन और डिस्क के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कितना है? म्यू। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज आर, तो ये आपका डिस्टेंस कितना है? कॉइन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क इज स्मॉलर। maximum angular velocity given to the disk so that coin does not slip away। अब ये जो कॉइन है इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी सो दैट कॉइन डज नॉट स्लिप। तो मैक्सिमम कितनी एंगुलर वेलोसिटी अपन यहाँ पे कर सकते हैं? अब देखो, इस कॉइन की अगर अपन बात करें तो इस कॉइन के एफबीडी में एक जो फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस डायरेक्शन में अगर ये टुवर्ड्स सेंटर मूव कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स सेंटर इसे मूव कौन करवाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक सेम है तब तक ये स्लिप नहीं करेगा। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि ये स्लिप होने की शुरुआत हो जाएगी, तो फिर जो है ये स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप ना होने की मैक्सिमम कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट करी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर नॉर्मल नीचे एम जी, तो नॉर्मल कितना होगा? एम जी के जितना। एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर जो है वो है म्यू एस जी अपॉन आर। ओमेगा इज अंडर रूट म्यू एस जी बाई आर। ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट म्यू एस इंटू जी बाई आर। आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। कुश ने सही आंसर वैसे बताया, वेरी गुड बेटा कुश। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी। चल आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface having vertical cross section is given by y is equal to x square। vertical cross section is given by y is equal to x square by 4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.5। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। अब ये जो आपको कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, वो पैराबोला है और हमें ये कहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पे ये जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं करेगा। अब देखो ऐसे कुछ होगा आपका पैराबोला, और हमें क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.5। अब याद करो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में आपने पढ़ा है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मैक्सिमम एंगल जिस पे ब्लॉक रेस्ट पे रहे, अगर उससे हल्का सा भी एंगल ज्यादा होगा तो वो स्लिप हो जाए। एंगल ऑफ रिपोज थीटा कैसे मिलता था? tan इज इक्वल टू म्यू। अब यहीं पे हमने यहाँ पे कहीं पे इस कर्व पर ब्लॉक को रखा है, यहाँ पे आपका ब्लॉक है। जब तक यहाँ का एंगल ऑफ रिपोज के जितना है तब तक ये स्लिप नहीं करेगा, या फिर ये कह सकते हो कि ये स्लिप करने की मैक्सिमम कंडीशन पर tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब देखो इस पॉइंट की जहां पे अपन बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है आपका जहां से स्लिपिंग होने की शुरुआत हो सकती है, वहां पे मैं tan थीटा निकाल, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने पे हमें स्लोप मिलेगा dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 एज इट इज x बाई 2। तो ये dy बाई dx जो है वो हमारा स्लोप हो गया। और हमें ये पता है ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो टेंजेंट बनाया ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के स्लोप को tan थीटा dy बाई dx अपन लिखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू x बाई 2। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5।
0.5 इज इक्वल टू x बाई 2। x की वैल्यू है 1 मीटर। x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 1, तो y जो है वो है 1/4। आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। मितेश गेमिंग ऑफिशियल गुजराती लैंग्वेज में बेटा होता है, वो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो गुजराती में भी होगा, डोंट वरी। इंग्लिश में भी कवर होगा, गुजराती में भी कवर होगा, हिंदी में भी कवर होगा, आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है। कुश का आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि a stone of mass 900 gram is tied to a string and it is moving in a vertical circle of radius 1 meter। तो एक स्टोन है, स्टोन ऑफ मास 900 इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग के साथ हमने इस मास को अटैच करा है। मास कितना है, 900 ग्राम, और ये जो है वो वर्टिकल सर्कल में रोटेट हो रहा है, जिसकी रेडियस हमें दी है 1 मीटर, मेकिंग 10 आरपीएम। तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी इज 10 आरपीएम। 10 आरपीएम मतलब 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2π/60, ये हो गया π/3 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो है π/3 रेडियन पर सेकंड। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज एट अ लोएस्ट पॉइंट, जब स्टोन लोएस्ट पॉइंट पे, तब टेंशन कितना है यहाँ पे mg, यहाँ पे है टेंशन T। सर्कुलर मोशन के लिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, T माइनस mg इज mr ओमेगा स्क्वायर। T इज इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना है आपका 900, मतलब 0.9 इंटू जी प्लस 0.9, रेडियस इज 1 मीटर, ओमेगा इज π/3 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन कर लो आप। आई थिंक 3 9 12, बच्चा कितना आएगा ये, 9/9 1, 9.8, 10 न्यूटन के आसपास का आंसर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लेना, आंसर वुड बी अराउंड 10 न्यूटन। देख लेते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन करी नहीं है, पर आपका आंसर जो होगा वो 10 न्यूटन के आसपास होगा। तो आज हमने बच्चों एनएलएम के पीवाईक्यू सॉल्व करे। मेनली ये जितने भी पीवाईक्यूज थे वो जेई मेंस के पीवाईक्यू थे। अगर ये क्वेश्चंस आपको कंपैरेटिवली आसान लग रहे हो तो अच्छी बात है कि जेई मेंस में आप अच्छा करोगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको टफ लग रहा है तो आप क्या करो कि जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करवाए, मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करे, वो सारे क्वेश्चंस में जितने भी फॉर्मूला, आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन है उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो हाई चांस है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लो। अब सर फॉर्मूला कितने याद करें, कैसे याद करें, तो बहुत सिंपल है। आपकी जो भी क्लास नोट्स है उसमें जितने फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जितनी चीजें कॉन्सेप्चुअल दिख रही है, वो सारी चीजें एक ही चैप्टर के लिए एक पेज में लिखने की कोशिश करो एंड हर रोज उसे रिवाइज करो, या फिर पूरी क्लास नोट्स के चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहो जब भी आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप अभी 12th में हो तो आपके पास टाइम कम है, 11th स्टैंडर्ड में अभी आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो आप धीरे 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 शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। एग्जाम जो है वो टफ नहीं है। जेई की एग्जाम की बात करूं या नीट की एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चंस टफ नहीं आते, बस वो जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट में आपको अच्छा परफॉर्म करना हो, है ना। चल एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लिमिटिंग
force of static friction depends on area of contact and independent of material. The limiting force of kinetic friction independent of area of contact and depend on material. काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन. म्यू एस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दो कॉन्टेक्ट सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे लिखा है इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो ये सही है. एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया. कॉन्टेक्ट एरिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? म्यू एस एंड नॉर्मल फोर्स, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के एंड नॉर्मल फोर्स. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल. तो एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल गलत है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता. मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सरफेस पे डिपेंड करेगा एंड नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेगा. एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से हमें कोई मतलब. तो आज हमने जितने एनएलएम के क्वेश्चंस करे, आगे और कंटिन्यू करेंगे इसी एनएलएम के क्वेश्चन को. आपको बस क्या करना है, एनएलएम के जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए वैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो. और अगर कहीं पर डाउट है तो डाउट्स आप कमेंट करके जरूर बताओ. तब तक एग्जाम के लिए पढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.